तो वो छुप के वहाँ बैठ गया वो। अच्छा। और उसमें हमारा काफ़ी कंट्रोल स्टोर भी काफ़ी कुछ था उसके बीच में। थोड़ी देर बाद में वो देखता है कि ऊपर से कोई चीज़ आके गिरी है और उसके अंदर गिरी है। जब आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पर बम गिर सकता है। इस टाइप के इंसिडेंट और इस टाइप की चीज़ें होती है कि आप अभी ऐसा लगता है कि यार कि मतलब वो जैसे कहानी सी लगती है। वो देश आज़ाद होने से लेकर के टिल डेथ तक ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है जिसके अंदर कि हमारा मेरे परिवार के किसी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। राम राम, मैं हूं गजेंद्र। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे साथ है कर्नल MS ढाका सर। आज़ादी से लेके आज तक कर्नल साहब के परिवार का कोई ना कोई मेंबर इंडियन आर्मी को सर्व कर रहा है। सैनिक के पद से इंडियन आर्मी ज्वाइन करके कर्नल के रूप में रिटायर होना अपने आप में एक मोटिवेशनल जर्नी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पिछली बार जब मेरी आपसे मुलाकात हुई, आपसे और मेरी बातचीत हो रही थी, तो आपने मेरे को एक कहानी का जिक्र किया था, एक किस्से का, जिसमें वो जिंदा बम आपके राशन वाले उसके अंदर आया। उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल सेम पोस्ट पर कारगिल की बात है। तो क्या होगी, हमारे जैसे ही मैं आपको जैसे एक दिन मैंने उस टाइम बताया, अभी फिर अगेन ये ब्लिप पर बात आ जाती है। हाँ। मेरे यहाँ एक डॉग था। बिल्कुल। वो बिल्कुल किसी को नहीं भौंकता था। कभी मैंने आज कभी भी उसको भौंकते हुए नहीं देखा था उसको। और मेरे को उस वक्त गुस्सा भी होता था, यार ये खाता है लेकिन कुछ करता नहीं, पूरे दिन सोता है। अच्छा। लेकिन उसकी एक बड़ी खासियत थी, वो जो हमें बाद में पता लगी कि जब भी फायरिंग शुरू होता था उससे पहले उसको पता नहीं क्या इंटेंशन मिलती थी, और वो भाग के मेरी जहाँ FRP थी मेरी चारपाई के नीचे घुस जाता था आगे। अच्छा। और वो 5-6 मिनट पहले घुसता था। अच्छा। तो सबको पता लगने लग गया कि यार क्या फायरिंग शुरू होने वाली है। तो हम अलर्ट हो जाते थे और जहाँ जहाँ मतलब जो शेल्टर्स बने होते थे उनके अंदर घुस जाते थे। भाई कोई मूवमेंट कर रहा है, कुछ हो रहा है कि भाई फायरिंग शुरू होने, तो हमारा एक तरीके से अर्ली वार्निंग वो जो था। अच्छा। तो उस बिसल मारी कि भाई सब अपनी अपनी जगह हो जाओ। तो जो हमारा कुक था वो पहले चाय बना रहा था और उसको टाइम नहीं मिला, तो उसने सोचा चल मैं स्टोर में घुस जाता हूँ। अच्छा। वो स्टोर भी ऐसे पहाड़ी के थोड़ा सा नीचे की तरफ था। बिल्कुल। तो वो छुप के वहाँ बैठ गया वो। अच्छा। और उसमें हमारा काफ़ी कंट्रोल स्टोर भी काफ़ी कुछ था उसके बीच में। थोड़ी देर बाद में वो देखता है कि ऊपर से कोई चीज़ आके गिरी है और उसके अंदर गिरी है। जब ये फायरिंग वायरिंग बंद हो गई, मैंने सारी, क्योंकि हेड काउंट लेना पड़ता है कि भाई कोई बंदा मिसिंग नहीं है, किसी को कोई चोट नहीं लगी है। जब हमने हेड काउंट ली तो वो वहाँ से उठ ही नहीं पाया, उतना घबरा गया था वो। लेकिन उसको जैसे उसको बुलाया गया तो उसने बोला, लक्ष्मण नाम था उसका। अच्छा। तो मैं यार लक्ष्मण क्या हुआ, तो इतना क्यों तेरे मुँह पर? बोलो साहब यहाँ कुछ गिरा है। तो हमने ढूंढा, कुछ नहीं था, ऐसा कोई चीज़ दिखी नहीं हमें कि भाई। बोलो साहब देखिए, मैं बोला कोई पत्थर गिरा होगा ऊपर से, क्योंकि टिन थोड़ा सा इतना फटा हुआ था। बोला कोई पत्थर गिरा, पत्थर, क्योंकि वो ऐसे था आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पर बम गिर सकता है। अच्छा। ऐसी जगह में थी वो। तो ढूंढा, नहीं मिला वो बम, वहाँ कुछ नहीं मिला। अगले दिन फिर जब वो फिर वो बोरियाँ निकाल के कि भाई चलो इनको थोड़ा ठीक करते हैं, क्योंकि फट गई। जब बोरी निकाली गई, तीसरे बोरी के अंदर, मतलब जहाँ आटे की बोरी थी उसमें जो है बम बिल्कुल खड़ा हुआ जिंदा बम मिला हो। मतलब 3 बोरियों के अंदर से बिल्कुल फाड़ता हो, बिल्कुल तीसरी बोरी में जाके वो है जो रुका हो, और ब्लाइंड हो गया। मतलब ब्लाइंड होता है कि भाई फटा नहीं वो। हाँ। और अनफॉर्चुनेटली आप सोचिए कि अगर वो फटता तो एक तो हमारे लक्ष्मण जी थे, और उनको बहुत मुश्किल होनी थी, और दूसरे उसमें हमारा कंट्रोल स्टोर था, पूरा स्टोर। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि वहाँ इस टाइप के इंसिडेंट और इस टाइप की चीज़ें होती है कि आप अभी ऐसा लगता है कि यार कि मतलब वो जैसे कहानी सी लगती है वो। एक्चुअल में जो हमारे तो सामने घटा है वो। और हमारा ये था कि मैं थोड़ा सा एक अलग टाइप से डील करता था हमेशा एनिमी को। जैसे सर? जैसे कि मतलब जब वो फायर कर रहे थे तो मैं कभी नहीं फायर करता था, क्योंकि अच्छा। उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अंदर से फायर कर रहे, हम अंदर से फायर कर रहे, तो पत्थरों में लगना था। मैं क्या कि जब भी जैसे उनका जैसे सुबह का टाइम होता है, ऐसे टाइम में जब वो बिल्कुल आपकी भाई बिल्कुल अनजान होंगे, भाई आपको कुछ नहीं होने वाला, मैं हमेशा मतलब अनप्रेडिक्टेबल फायर करता था। तो उससे हमारा लिए क्या आसान हो जाता था कि उन लोगों को ये नहीं पता लगता था कि यार ये कब करेंगे। और दूसरा होता उससे क्या था कि हमारी पोजीशन का पता नहीं लग पाता था उनको। अच्छा। कि भाई हम एक्चुअल में फायर कर क्या रहे हैं, क्योंकि मैंने जल्दी फायर कराया, बंदे बंद किए, अंदर हो गए। मतलब आपको बंदा जहां भी उनकी कोई हरकत दिखी, फायर किया, अपने अंदर हो गए। तो उनमें डर बैठ गया उन लोगों को एक तरीके से। तो कितना समय लगता है पता करने में कि हाँ अब यहाँ से फायर आ रहा है, या फिर ये एक्चुअल पोजीशन? एक्चुअल में होता क्या है कि आपको फायर जब होता है तो आवाज़ बाद में आती है, पहले उससे पहले उसकी चिंगारी निकलती है। कोई भी फायर होता है उसकी चिंगारी निकलती है। अगर डे टाइम में हो तो थोड़ा मुश्किल होता है उसको पता करना। अच्छा। क्योंकि जल्दी क्या होता है कि जब आप ऐसे बंकर की सीक्वेंस होती है, और डमी बंकर बनाए होते हैं, जनरली हर कोई, क्योंकि अपना पोजीशन डिस्क्लोज नहीं करना। अगर मेरे को ये लग गया है कि आप यहाँ बैठे हो, तो मैं
ऑब्वियसली चाहे आपके ऊपर कोई हैवी वेपन फायर करूँ, कुछ भी करूँ, मैं वहीं पर करूँगा, डैमेज करने को। पर हाँ डैमेज करने की कोशिश। लेकिन वहाँ क्या है कि डम्मी बनाए हुए होते हैं, तो अगर आप 100 बंकर हैं तो 100 में से आपको 10 बंकर ही वो होंगे जो बिल्कुल आपके काम ऑपरेशनल बंकर हैं। अच्छा। बाकी के 90% जो है वो आपके डम्मी बंकर होंगे, तो जिसमें आगे भी लूप होल बने होंगे, सारी चीज़ें बनी होंगी। तो लेकिन क्या होता है कि ये बहुत ही एक्चुअल देखा जाए तो मतलब सोच विचार के और इस टाइप का, तो मैं क्या करता था कि बंदों को आगे छुपा देता था। सुबह जैसे 4 बजे जा चुप के अपना खाना साथ लेके चले गए कि भाई अब इनकी कहाँ से हरकत होती है, क्योंकि अगर मैं आमने सामने जब फायर होता है तो आप उस टाइम जो है ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि फायर के टाइम में आप बंदे को एक्सपोज नहीं कर सकते। तो मैं सुबह 4 बजे ले जाके बंदों को छुपा देता था और वहाँ से उनके ऊपर नज़र रखी जाती थी। तो हम इसीलिए ज़्यादा सक्सेस होते थे कि इनका मूवमेंट कहाँ से ज़्यादा होता है, किस जगह पर ये फायर करते हैं। तो वो बड़ा आपको अपनी पोजीशन छुपा के और दुश्मन की पोजीशन पता करना, ये आपकी जीत की पहली निशानी है। बिल्कुल सर। तो कैजुअलिटीज़ भी बहुत कम होती होगी सर? कैजुअलिटी हमारी अनफॉर्चुनेटली एक कैजुअलिटी हुई थी और उसके अलावा ऐसा कोई वो नहीं था। बाकी हाँ लगी सारे तकरीबन को थी। जैसे मेरे खुद को स्प्लेंडर लगे थे, आर्टिका फायर हुआ और उसके स्प्लेंडर निकले, तो मेरे को भी पता नहीं सर, उनके लिए बता दें कि स्प्लेंडर क्या होता है। स्प्लेंडर होता है जैसे सपोज बम, आप देखिए इतना बड़ा बम होता है और वो बिल्कुल आपको स्टील का बना हुआ होता है। जब वो फटता है तो आपने मटका देखा, आपने जैसे मटके की आपने ठिकरियाँ जैसे निकलती हैं, तो उसमें से भी ऐसे ही मतलब उसके टुकड़े हो के वो पूरा फट के इस तरीके से फैलता है, इस तरीके से वो फैलता है वो। और काफी दूर उसका जैसे मतलब कई होगा, जैसे आपने ग्रेनेड सुना होगा, तो ग्रेनेड का 9 मीटर का किलिंग एरिया होता है। अच्छा। क्या 9 मीटर के अंदर अंदर अगर कोई भी बंदा हो तो उसको, क्योंकि उसके इतने शार्प वो स्प्लेंडर निकलते हैं उसके, मतलब वो इतनी इस टाइप से हो जाता है, पतला हो जाता है, आगे से चक्कू से भी तेज, तो अंदर आपको क्या छोड़ेगा अगर आपके वो बिल्कुल साथ में हो पूरी बॉडी टाइप से। तो क्या होता है कि स्प्लेंडर जब निकलते हैं तो बहुत दूर दूर तक निकलते हैं ये चीज़। तो उस टाइप से जो है कम से कम भी हमारे 10 से 12 बंदे थे जिनके ये हो पाया था, ये इससे चोट आई थी, मतलब जिससे चोट आई थी। बाकी मैंने जैसे आपको शुरू में भी मैंने बताया था कि हमारे तो मतलब तीसरी पीढ़ी है। जैसे मैंने अपने उस दिन भी मैं बात कर रहा था आपके साथ में, जैसे मेरे फादर और मैं, बिल्कुल हमने दोनों ने 7-5 साल सर्विस की है, मतलब और ओवरलैप किया है। ये नहीं है कि मतलब एक छोड़ के चला गया उसके बाद में दूसरा आया। और मैं और मेरे बेटे ने भी ऑलमोस्ट मतलब 5 उसके कमीशन होने के बाद में ऑलमोस्ट 5 साल जो हमने साथ सर्विस की है। तो ऐसे अगर लगाया जाए तो हमारी मेरे फादर से लेकर के बेटे तक, मतलब आफ्टर देश आज़ाद होने से लेकर के टिल डेथ तक ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है जिसके अंदर कि हमारा मेरे परिवार के किसी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आइदर इट्स 48 लगा लो एंड 62 और 65 और 71 और फाइनली कारगिल के टाइम में मैं था और पराक्रम के टाइम में मैं था। बिल्कुल। तो ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है कि जिसमें कि हमारे परिवार ने हिस्सा ना लिया हो।